नमस्कार दोस्तों, नियोम टेक्निकल क्लासेज की डेली टेस्ट सीरीज़ में आपका हार्दिक स्वागत। इससे पहले हम फर्स्ट टेस्ट को कंप्लीट कर चुके हैं, जो उसमें बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न थे। और इस टेस्ट सीरीज़ को देखने से पहले यदि आपने फर्स्ट टेस्ट सीरीज़ नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देख लें, क्योंकि जो ये टेस्ट सीरीज़ है इसमें बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसमें रखे गए हैं, जो आपकी आगामी एग्ज़ामों में आपकी हेल्प करेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले जो विद्यार्थी नए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों को भी बताएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। तो देखिए, अब जो फर्स्ट क्वेश्चन है इस टेस्ट सीरीज का वह है कि एक पूर्ण चालक में होता है, मतलब एक पूर्ण चालक में होना चाहिए, क्या होना चाहिए। यदि एक कोई पूर्ण चालक है यानी प्योर चालक है, प्योर कंडक्टर है, तो उसमें क्या होना चाहिए। तो ऑप्शन देखिए, प्रतिरोध अधिक होना चाहिए, प्रतिरोध कम होना चाहिए, या प्रतिरोध शून्य होना चाहिए, या प्रतिरोध अनंत होना चाहिए। तो हमेशा ध्यान रखिए, जो पूर्ण चालक होगा यानी जो प्योर कंडक्टर है, जो प्योर कंडक्टर है उसमें क्या होना चाहिए, उसमें उसका प्रतिरोध शून्य होना चाहिए। यानी हमें पूर्ण चालक में उसका प्रतिरोध क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। यानी रेजिस्टेंस का गुण क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। प्रतिरोध अधिक होना चाहिए, नहीं, प्रतिरोध अधिक नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए, प्रतिरोध बिल्कुल शून्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए, प्रतिरोध शून्य होना चाहिए। प्रतिरोध कम होना चाहिए, कम तो होना चाहिए, लेकिन क्या होना चाहिए, प्रतिरोध शून्य होना चाहिए। प्रतिरोध अनंत तो नहीं हो सकता। अब देखिए, जो पूर्ण चालक होते हैं, जो पूर्ण कंडक्टर होते हैं, वह एक विशेष गुण रखते हैं। वो क्या रखते हैं कि उनमें प्रतिरोधकता का गुण क्या रहता है, बिल्कुल नगण्य यानी शून्य के बराबर होता है। तो ये ध्यान रखें। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्राइमरी सेलों से प्राप्त होने वाली विद्युत धारा जो होती है वो किस प्रकार से होती है। तो ऑप्शन देखिए, प्राइमरी सेलों से प्राप्त होने वाली विद्युत धारा, तो ऑप्शन देखिए, रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, बी है विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, सी है सेल में एकत्रित हो जाती है, डी है रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। तो हमेशा ध्यान रखें, जो प्राइमरी जो सेल होते हैं उनका कार्य क्या होता है, उनका कार्य होता है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करना। और जो द्वितीयक जो सेल होते हैं उनका कार्य क्या होता है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करना। तो जो प्राइमरी जो सेल होते हैं, जो प्राथमिक सेल होते हैं, वो क्या होते हैं, रासायनिक ऊर्जा को क्या करते हैं, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। ये क्या होता है, इसमें केमिकल रिएक्शन होती है, उनसे क्या होती है, विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है, और वह एक बार उपयोग लेने के बाद उन्हें पुनः चार्ज नहीं किया जा सकता। क्या होता है, पुनः चार्ज नहीं किया जा सकता, उन्हें फेंक दिया जाता है। तो ये ध्यान रखें, क्या होगा, रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। प्राइमरी सेलों से प्राप्त होने वाली विद्युत धारा क्या होती है, रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है SCR। SCR को भी कहा जाता है, सिलिकॉन कंडक्टर रेक्टिफायर जो होते हैं उनको भी कहा जाता है। अन्य नाम से क्या बोला जाता है। तो ऑप्शन देखिए, ट्रांजिस्टर बोलते हैं, या थायरिस्टर बोलते हैं, या डायोड बोलेंगे, या प्रतिरोध यानी रजिस्टर बोलेंगे। तो हमेशा ध्यान रखें, जो सिलिकॉन कंडक्टर रेक्टिफायर जो होते हैं उनको क्या बोला जाता है, ये एक कौन से वर्ग के होते हैं, ये थायरिस्टर वर्ग के होते हैं। तो ये ध्यान रखें, ये थायरिस्टर वर्ग के होते हैं। क्या होते हैं, SCR ये क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स एक युक्ति है। SCR ये कौन से वर्ग की है, ये थायरिस्टर वर्ग की होती है, तो इसे भी कहा जाता है। SCR को हम थायरिस्टर भी कह सकते हैं। तो ये ध्यान रखें। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ट्रांसफार्मर में कंजर्वेटर का कार्य होता है। अब जो ट्रांसफार्मर होता है उसमें जो कंजर्वेटर होता है यानी कंजर्वेटर टैंक जो होता है उसका कार्य क्या होता है। ये जो टैंक होता है ये मेन टैंक के ऊपर लगा हुआ रहता है। आप देखते होंगे, ये एक इस प्रकार से गोल प्रकार का एक बेलनाकार आकृति में ये एक टैंक रहता है। ये ट्रांसफार्मर के मेन टैंक के क्या होता है, ऊपर लगाया जाता है। क्या होता है, जिसे बोला जाता है कंजर्वेटर टैंक। ये क्या होता है, कंजर्वेटर
टैंक होता है। तो इसका कार्य क्या होता है, इसका कार्य ये होता है, जब ट्रांसफार्मर में क्या होता है, जब आपातकालीन स्थिति में जब ट्रांसफार्मर का ऑयल का टेम्परेचर बढ़ता है तो उसे क्या करता है, ये एक फैलाने का कार्य करता है और वह टैंक को उस जो ऑयल है उसको क्या करता है, ये एकत्रित कर लेता है। जब ट्रांसफार्मर का ऑयल क्या होता है, गर्म होकर फैलता है तो वह इसमें क्या आ जाता है, इसमें एकत्रित हो जाता है। तो बढ़े हुए तेल के, अब देखिए इसमें ऑप्शन देखिए, आपातकालीन दशाओं में प्रयोग करने के लिए अतिरिक्त तेल का भंडारण। बी है आर्द्रता में प्रवेश को रोकना। सी है ट्रांसफार्मर की शीतलन करना। डी है तेल के तापक्रम में परिवर्तन के कारण तेल में फैलाव व संकुचन की देखभाल करना। इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ट्रांसफार्मर में जो कंजर्वेटर टैंक होता है उसका कार्य क्या होता है, जब तेल का जो टेम्परेचर बढ़ता है, जब उसमें क्या होता है, वह फैलता है और वह संकुचन होता है तो उसकी देखभाल करता है। तो ये ध्यान रखिए, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तेजना आपूर्ति फेल होने पर एक सिंक्रोनस जनित्र किसके समान कार्य करता है। तो देखिए उत्तेजना आपूर्ति एक ये क्या है, एक एक्साइटर यानी अलग से उत्तेजित किया हुआ क्या है, कोई आपूर्ति है, वो फेल हो जाती है तो सिंक्रोनस जो जनित्र होता है, तो जो सिंक्रोनस जनित्र जो है वो क्या होता है, सिंक्रोनस जनित्र को हम अल्टरनेटर भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, अल्टरनेटर भी इससे बोला जाता है। तो जब अल्टरनेटर का उत्तेजन क्या हो जाए, यदि फेल हो जाए, ये यदि अल्टरनेटर का उत्तेजन फेल हो जाए तो अल्टरनेटर किसके समान कार्य करेगा। तो ऑप्शन देखिए, इंडक्शन मोटर, इंडक्शन जनरेटर, और सी है सिंक्रोनस जनरेटर, और डी है सिंक्रोनस मोटर। तो हमेशा ध्यान रखिए, जब अल्टरनेटर की उत्तेजन आपूर्ति फेल होती है तो वह किसके समान कार्य करने लगता है, वह एक सिंक्रोनस मोटर के समान कार्य करने लगता है। क्योंकि सिंक्रोनस मोटर जो होती है इसको भी बाएं प्राइमोर की सहायता से घुमाया जाता है और अल्टरनेटर को भी प्राइमरी की सहायता से घुमाया जाता है। तो ये ध्यान रखें। और जो सिंक्रोनस जनरेटर होता है इसको उत्तेजक की आवश्यकता होती है और सिंक्रोनस मोटर को भी उत्तेजन की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन इसको सप्लाई के रूप में, सिंक्रोनस जो मोटर होता है इसको सप्लाई के रूप में किसकी ज़रूरत पड़ती है, 3 फेज सप्लाई की आवश्यकता पड़ती है। तो ये ध्यान रखें, ये किसके समान कार्य करती है, ये एक अल्टरनेटर के समान भी कार्य करती है। जब अल्टरनेटर का क्या हो जाए, अल्टरनेटर का उत्तेजन आपूर्ति फेल हो जाए तो ये सिंक्रोनस मोटर की तरह, तुल्यकालिक मोटर की तरह कार्य करने लगेगा। तो ये ध्यान रखें। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सिंक्रोनस मोटर के बारे में गलत तथ्य की पहचान करें। तो कोई निम्न बातें बताई गई हैं, वह सिंक्रोनस के मोटर के बारे में हमें गलत को चुनना है। अब ऑप्शन देखिए, ये एक नियत गति मोटर होती है। तो हमेशा ध्यान रखिए, जो सिंक्रोनस मोटर होती है ये एक नियत चाल वाली यानी सिंक्रोनस स्पीड पर चलने वाली मोटर होती है, इसीलिए इसे नियत गति मोटर बोला जाता है। ये तथ्य सही है। बी देखिए, आर्मेचर वाइंडिंग को स्टेटर पर रखा जाता है, ये भी सही है। आर्मेचर वाइंडिंग को किस पर रखते हैं, स्टेटर पर रखा जाता है। अब सी देखिए, फील्ड वाइंडिंग को रोटर पर रखा जाता है, ये बात भी सही है। जब हम सिंक्रोनस मोटर की संरचना पढ़ते हैं तो उसमें ये निम्न बातें हम देखने को मिलती है। फील्ड वाइंडिंग जो होती है वो रोटर पर रखी जाती है। फील्ड वाइंडिंग के लिए कौन सा होता है, डीसी का प्रयोग किया जाता है, जिसमें डीसी जनरेटर का प्रयोग कर सकते हैं, डीसी बैटरी का प्रयोग कर सकते हैं, ये ध्यान रखें। अब जो डी बात है इसकी ऑप्शन देखिए, ये एक सेल्फ स्टार्ट मशीन है। तो सिंक्रोनस जो मशीन होती है ये सेल्फ स्टार्ट मोटर नहीं होती है, सेल्फ स्टार्ट मशीन नहीं होती है। तो ये एक ध्यान रखें, बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जो सिंक्रोनस मोटर होती है वह सेल्फ स्टार्ट मशीन नहीं होती है। ऑप्शन में क्या है, ये बता रहा है सेल्फ स्टार्ट मशीन होती है नहीं। तो इसका जो तथ्य है वह ये क्या है, गलत है। ये सेल्फ स्टार्ट मशीन है या नहीं है, ये सेल्फ स्टार्ट मशीन नहीं होती है। तो इसके लिए ये क्या बोलता है कि ये सेल्फ स्टार्ट मशीन है, नहीं है। इसका राइट आंसर होगा डी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
डीसी मशीन में वेब बाइंडिंग में समांतर पथों की संख्या क्या है। अब देखिए डीसी मशीन में वेब बाइंडिंग में समांतर पथों की संख्या क्या होती है। अब देखिए डीसी मशीन में एक होती है वेब बाइंडिंग, एक होती है लैप बाइंडिंग। तो वेब बाइंडिंग एक होती है लैप बाइंडिंग, जिसमें क्या होती है समांतर पथों की संख्या। वेब में जो समांतर पथों की संख्या होगी वो कितनी होगी, 2। और जो लैप जो होगा, लैप में समांतर पथों की संख्या किसके बराबर होगी, पोलों की संख्या के बराबर होगी। तो ये ध्यान रखिए वेब बाइंडिंग में समांतर पथों की संख्या कितनी होगी, 2। कितनी होगी, 2 होगी। और लैप में क्या होगी, पोलों की संख्या के बराबर। और जो लैप जो वाइंडिंग होती है इसमें क्या होता है, निम्न वोल्टेज और उच्च धारा के लिए प्रयोग में लेते हैं, जबकि जो वेब वाइंडिंग जो होगी वो उच्च वोल्टेज और निम्न करंट के लिए प्रयोग में किया जाता है। तो ये ध्यान रखें, प्रयोग में लाते हैं। ये बात भी ध्यान रखें कि लैप जो वाइंडिंग होगी ये निम्न वोल्टेज के लिए होगी, वेब वाइंडिंग जो होगी ये उच्च वोल्टेज के लिए प्रयोग में लाते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सौर सेल बने होते हैं, जो सौर सेल होते हैं वो किसके बने होते हैं। ऑप्शन देखिए, जर्मेनियम, सिलिकॉन, प्लूटोनियम या इनमें से कोई नहीं। जो हमेशा ध्यान रखें, जो सौर सेल होंगे, सौर सेल किसके बने होते हैं, सिलिकॉन के बने होते हैं। तो ये ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सौर सेल किसके बने होते हैं, सिलिकॉन के बने हुए होते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सौर सर्किट को पहचाना जाता है, जो सौर सर्किट होता है को पहचाना जाता है। ऑप्शन देखिए, उच्च धारा प्रवाह से, निम्न धारा प्रवाह से, वोल्टेज में गिरावट से या वोल्टेज में बढ़ोतरी से। तो सौर सर्किट को पहचानने के लिए क्या होता है, शॉर्ट सर्किट। अब ये शॉर्ट सर्किट जो है इसमें रेजिस्टेंस का मान क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। इसके कारण धारा क्या हो जाती है, अनंत, यानी लगभग उच्च मानी जाती है। क्या हो जाती है, उच्च। क्या होगी, धारा उच्च प्रवाहित होगी। क्या होगी, उच्च प्रभावित होने लगेगी। यदि कोई भी सर्किट शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो वह उच्च धारा के कारण क्या हो जाता है, जल जाता है। क्यों जल जाता है, उसमें जूल के नियम के अनुसार, क्योंकि उसमें क्या हो जाता है, I²RT/J के अनुसार इसमें क्या हो जाती है, हीट उत्पन्न हो जाती है। शॉर्ट सर्किट जो होता है उसमें हीट उत्पन्न हो जाती है। वो क्यों होती है, वह उच्च धारा के कारण। अब चलती है नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए, किसके द्वारा एसी मशीन में उत्तर कार्य कुशलता दी जाती है। तो ये बताना है किसके द्वारा जो एसी मशीनें होती हैं सबसे अधिक कार्य कुशलता, उनकी जो दक्षताएं होती हैं, जो उनकी एफिशिएंसी होती हैं, जो एसी मशीनों में सबसे अच्छी किसकी होगी। ऑप्शन देखिए, इंडक्शन मोटर, तुल्यकालिक मोटर, ट्रांसफॉर्मर और टेलरिंग मोटर। तो किसकी होती है, जो ऑटो ट्रांसफार्मर होता है उसकी 98 पॉइंट कुछ % होती है। कितनी होती है, 98.90 यानी 98% होती है। कितनी होती है, तो ऐसी मशीनों में सबसे ज़्यादा कार्य कुशलता किसकी होगी, उत्तम कार्य कुशलता होगी ट्रांसफार्मर की। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 1 किलो कैलोरी बराबर क्या होगा। 1 किलो कैलोरी बराबर क्या होता है, देखिए 1 कैलोरी बराबर कितने जूल होंगे, तो वो होंगे 4.180। कितने होंगे जूल, ये कितने होते हैं 1 कैलोरी के बराबर। 1 कैलोरी बराबर क्या होंगे, 4.180 जूल होंगे। अब हमें बताना है 1 किलो कैलोरी, तो 1 किलो कैलोरी में क्या होगा, देखिए 1 किलो कैलोरी में जो होगा 4180 जूल, 4180 जूल होते हैं। 1 किलो कैलोरी में कितने जूल होंगे, 4180 जूल। ये ध्यान रखिए, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो ऑप्शन देखिए किस में है, तो ये ध्यान रखिए 1 किलो कैलोरी में कितने होंगे, 4180 जूल होंगे। क्या होंगे, 1 किलो कैलोरी में 4180 जूल। राइट आंसर होगा 4180 जूल। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए निम्नलिखित में से किस लैंप की वर्किंग आयु सबसे कम होती है।
तो ये बताना है कि कौन से प्रकार के लैंप की जो कार्यकारी औसत आयु होती है वो सबसे कम किसकी होगी। ऑप्शन देखिए, उद्दीप्त लैंप, फ्लोरोसेंट लैंप, सोडियम वेपर लैंप, मरकरी वेपर लैंप। तो किस लैंप की वर्किंग आयु सबसे कम होगी, तो वो होगी उद्दीप्त लैंप, जिसे बोलते हैं कार्बन फिलामेंट जो लैंप होते हैं, इनकैंडेसेंट लैंप जो होते हैं, उन्हें बोला जाता है उद्दीप्ति लैंप। यानी कार्बन फिलामेंट जो लैंप होते हैं उनकी कितनी होती है, 300 घंटा। कितनी होती है, लगभग 300 घंटा। या ऑप्शन में हो जाता है, जैसे ऑप्शन में भी मिल जाता है 860 घंटे तक, यानी 800 घंटे से लेकर 860 घंटे तक भी इसे माना जाता है। उद्दीप्ति लैंप की सबसे कम क्या होती है, आयु होती है। फ्लोरोसेंट जो लैंप होते हैं इनकी जो आयु होगी वो कितनी होगी, 3000 घंटे। औसत आयु कितनी होती है, 3000 घंटे होती है। सोडियम जो वेपर लैंप होते हैं इनकी औसत आयु होती है 6000 घंटे। कितनी होगी, 6000 घंटे होती है। तो ये ध्यान रखें, मरकरी वेपर लैंप की लगभग फ्लोरोसेंट लैंप के समान ही मानी जाती है। तो ये ध्यान रखें, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। और इसी प्रकार से जो अगला टेस्ट होगा वो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के साथ होगा, और ये आशा होगी कि आपके एग्ज़ाम में ज़रूर हेल्प होगी। और यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर ज़रूर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।